प्रिय विद्यार्थियों, डियर फ्रेंड्स और हमारे वेल विशर्स, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग नियो रियलिज्म या इसी को स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं, हिंदी में इसे नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद कहेंगे। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इस सिद्धांत के अनेक सिद्धांतकार हैं और उनमें से हम आज केनेथ वॉल्च, जॉन मेयर सेमर और थॉमस सेलिंग के ऊपर अपनी चर्चा को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। 1979 में केनेथ वॉल्च ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्थित रूप से संरचनात्मक यथार्थवाद की स्थापना की। यद्यपि उनके चिंतन की बुनावट से दुनिया 1959 से ही परिचित होने लगी थी, जब उन्होंने मैन, द स्टेट एंड वॉर पब्लिश करा लिया था। 1964 में उन्होंने द स्टेबिलिटी ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड नाम से एक लेख लिखा और यहाँ तक आते आते केनेथ वॉल्च के संरचनात्मक यथार्थवाद की रूपरेखा स्पष्ट हो चुकी थी, जिसे उन्होंने 1979 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्थित रूप से स्थापित कर दिया। 1990 में केनेथ वॉल्च ने न्यूक्लियर मिथ्स एंड पॉलिटिकल रियलिटीज नामक लेख लिखा। इस लेख ने यद्यपि एक विवाद को जन्म दे दिया, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि यदि कुछ राष्ट्रों तक परमाणु क्षमता का विस्तार हो जाता है तो इससे दुनिया में शांति की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि वॉल्च की यह मान्यता अमेरिकी विदेश नीति में घर कर गई परमाणु अप्रसार की नीति की ठीक विरोधी थी, किंतु उनके इस मत का अपने ही संरचनात्मक यथार्थवाद या सुरक्षात्मक यथार्थवाद से कोई तार्किक असंगति नहीं थी। केनेथ वॉल्च ने क्लासिकल रियलिस्ट, विशेषकर मार्गेंथ्यू के रियलिज्म से सिक्योरिटी डायलेमा को तो अपनाया, जो राज्यों को अपनी शक्ति बढ़ाने हेतु प्रेरित करता है, किंतु वॉल्च ने मार्गेंथ्यू की इस मान्यता को खारिज कर दिया कि राष्ट्रों के व्यवहार को समझने के लिए हमें मूल मानव प्रकृति यानी कि बेसिक ह्यूमन नेचर को समझना चाहिए। इसकी जगह वॉल्च ने कहा कि राष्ट्रों के व्यवहार को समझने के लिए हमें उन संस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए जिस संरचना यानी कि स्ट्रक्चर में राज्य व्यवहार कर रहे होते हैं। अब आइए यहाँ एक सवाल पूछा जा सकता है और वह सवाल यह है कि वह संरचना किस प्रकार की है और केनेथ वॉल्च उसके बारे में क्या कहते हैं। केनेथ वॉल्च ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को एक अराजक व्यवस्था कहा है, यानी कि वह एक एनार्किक सिस्टम है जिसमें सिस्टम की यूनिट्स को समझने के लिए तीन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है। उनमें पहला है ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। यहाँ हम एक एक करके तीनों को समझ लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के संदर्भ में वॉल्च कहते हैं कि देयर आर ओनली टू बेसिक ऑर्डरिंग प्रिंसिपल्स, हायरार्की एंड अनार्की। मतलब यह हुआ कि एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में एक कमजोर स्टेट दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के सबॉर्डिनेशन यानी कि अधीनता को स्वीकार कर सकता है, और यदि एक कमजोर राष्ट्र दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र की अधीनता को स्वीकार कर लेता है तो इससे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था बनती है उसे वॉल्च कहते हैं कि यह हायरार्किकल इंटरनेशनल सिस्टम हो सकता है।
दूसरा विकल्प यह है कि एक कमजोर राष्ट्र दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के सबऑर्डिनेशन को स्वीकार न करे और वह स्वीकार नहीं करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र भी है, क्योंकि वह एक सॉवरेन यूनिट है। और यदि कमजोर राष्ट्र इस तरीके से किसी शक्तिशाली राष्ट्र के सबऑर्डिनेशन को स्वीकार नहीं करते हैं, तब इससे जो व्यवस्था बनती है उसे वाल्ज एक अराजक व्यवस्था कहते हैं। केनेथ वाल्ज की मान्यता है कि एक गिवन अनार्किक सिस्टम में राज्य एक दूसरे को संतुलित करने का यानी कि बैलेंस करने का प्रयत्न अधिक करते हैं, बनिस्पत इसके कि वे एक दूसरे के झंडा बरदार अर्थात बैंडवैगनर बन जाएं। अब आइए दूसरे और तीसरे तत्व पर बात कर लेते हैं, जिसकी बात केनेथ वाल्ज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज के अंतर्गत करते हैं। वाल्ज मानते हैं कि अनार्किक सिस्टम का दबाव राज्यों के डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस को यूनिटरी फंक्शन में बदल देता है, यानी कि राज्य चाहे उनका वैधानिक विचारधारात्मक आधार जो कुछ भी हो, चाहे उनकी सामाजिक बुनावट किसी प्रकार की हो, चाहे उनकी शक्ति संरचना किसी भी प्रकार की हो, वे प्रायः एक ही तरह का व्यवहार करने लगते हैं और वे एक सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में बदल जाते हैं। और जब वो सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में बदल जाते हैं तो इससे क्या परिणाम होता है, इसके बारे में भी वाल्ज कहते हैं कि जब सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में बदल जाते हैं तब वे सब के सब अपने कैपेबिलिटी के इन्हांसमेंट में लग जाते हैं, ताकि वे दूसरे राज्यों के ऐसी ही कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के प्रयत्नों को बैलेंस कर सकें। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जितने अधिक समूह बैलेंसिंग में लगे होंगे, बैलेंसिंग को लेकर उतनी ही अधिक प्रिजनर्स डायलेमा की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि एक ग्रुप दूसरे अन्य ग्रुप के प्रति संदेह में तो रहेगा ही साथ वह इस बात के प्रति भी सशंकित रहेगा कि उसके साथ के ही सदस्य कहीं उसके प्रतिस्पर्धी ग्रुप के साथ भी तो नहीं चले गए हैं। और यदि आप अतीत में पीछे झांक करके देखें तो मार्गेंथ्यू ने तो नहीं, लेकिन मार्टन कापलान ने जब व्यवस्था सिद्धांत की बातचीत की और उसमें जो पहला मॉडल बताया, जिस मॉडल को आपने पढ़ा होगा कि उसे वे बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम का नाम देते हैं, और वह जो सिस्टम है उसमें कई गुट थे जो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश में लगे हुए थे, और इस कोशिश में लगे हुए राष्ट्रों का व्यवहार ऐसा था कि वे जिसके साथ होते थे उसके दूसरे गुट के साथ भी वो देखे जा सकते थे या पाए जा सकते थे। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि वह व्यवस्था टूट गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और वह व्यवस्था टूट गई। इसी वजह से केनेथ वाल्ज कहते हैं कि प्रिजनर्स डायलेमा उस व्यवस्था में कम होगी जिस व्यवस्था में बैलेंसिंग के प्रोसेस में लगे हुए ग्रुप कम होंगे। और कम कितने हो सकते हैं? ये कम से कम होंगे तो 2 ही होंगे। इसी वजह से वो कहते हैं कि इस तरह का जो प्रिजनर्स डायलेमा था, उस प्रिजनर्स डायलेमा ने उस तरह की जो प्रिजनर्स डायलेमा होती है, वह प्रिजनर्स डायलेमा कम से कम बाइपोलर वर्ल्ड में नहीं होती है। और इसीलिए केनेथ वाल्ज ने बाइपोलर वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड की अपेक्षा अधिक अस्थायी बताया है। वे यह भी मानते हैं कि एक अराजक व्यवस्था में कमजोर राष्ट्रों के पास कम विकल्प होते हैं। इसी कारण वे शक्तिशाली राष्ट्र के बैंडवैगनर बनकर अपने नुकसान की तुलना में अपने लाभ को बढ़ाना चाहते हैं।
परंतु वे इस खतरे के प्रति भी सचेत होते हैं कि जिस राष्ट्र की झंडा बरदारी वे कर रहे हैं वह स्वयं उनके लिए खतरा बन सकता है, परंतु इस खतरे की अपेक्षा वह खतरा बड़ा खतरा हो सकता है जो कि राइजिंग और राइवल पावर है। इसीलिए कमजोर राष्ट्र विजेता राष्ट्र के साथ शीघ्र आ जाना चाहते हैं ताकि उनको बेहतर ट्रीटमेंट या मौका मिले। इसी आधार पर केनेथ वॉल्च कहते हैं कि कोल्ड वॉर बाइपोलरिटी का एक नेचुरल प्रोडक्ट था, न कि किसी एक राष्ट्र विशेष की नीतियों की देन थी। वॉल्च ने अपने सुरक्षात्मक नव यथार्थवाद में यह भी स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन महाशक्तियों की स्थिति में परिवर्तन से ही संभव है। यह परिवर्तन तभी घटित होती है जब संरचना के यूनिट्स के कैपेबिलिटीज में परिवर्तन हो। चूंकि कैपेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, यह अनइवन है और अनइवन कैपेबिलिटीज के आधार पर राष्ट्र एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। इस नाते उन्हें यह पता नहीं होता है कि कोई एक राष्ट्र अपने किसी गेन के लिए कितना रिस्क उठा सकता है। इसी कारण वे इसीलिए वे सिक्योरिटी डायलेमा में रहते हैं। इस अवस्था में मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर ही एक रास्ता बचता है और यही अराजक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ भी है। वॉल्च मानते हैं कि द्विध्रुवीय व्यवस्था में दोनों गुट सिस्टम को मेंटेन करने का प्रयत्न करते हैं और यही दोनों की सुरक्षा का पैमाना भी है। इसी कारण वे कोल्ड वॉर को इंटरनेशनल रिलेशन की स्टेबिलिटी के लिए और पीस के लिए एक उपयुक्त युग भी मानते हैं। अब यहाँ हम यदि मियर सेमर पर कुछ बातचीत करना चाहें तो उल्लेखनीय है कि जॉन मियर सेमर वॉल्च की अधिकांश स्थापनाओं से सहमत हैं, परंतु वे संरचनात्मक यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पास्ट एंड फ्यूचर दोनों की स्टडी के लिए एक थ्योरेटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसी से मियर सेमर वॉल्च की अपेक्षा कहीं कहीं अलग हो जाते हैं। यदि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में थोड़े शिथिल तरीके से यानी कि लूजली विचार करें तो मियर सेमर रिपब्लिकन रुझान रखते हैं और वॉल्च डेमोक्रेट रुझान की व्याख्या करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आइए अब जॉन मियर सेमर के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और इस दुनिया से साम्यवादी गुट का अवसान हो गया, तब वॉल्च के सुरक्षात्मक यथार्थवाद से बदली हुई परिस्थितियों का अध्ययन कैसे किया जाए, इसका उत्तर जॉन मियर सेमर ने दिया है। यहाँ मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहूँगा कि केनेथ वॉल्च ने जिस सुरक्षात्मक यथार्थवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसके माध्यम से वे दावा कर रहे थे कि इस सिद्धांत के माध्यम से कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स को और विशेषकर एक बाइपोलर वर्ल्ड को समझा जा सकता है। किंतु आप सब जानते हैं कि 1990 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब बाइपोलर वर्ल्ड के स्थान पर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का उदय हुआ और इसको किस तरीके से नव यथार्थवादी समीकरण का प्रयोग करते हुए समझा जाए, यह जॉन मियर सेमर के चिंतन और लेखन का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। 1993 में मियर सेमर ने एक लेख लिखा जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर इन स्टेबिलिटी इन यूरोप आफ्टर द कोल्ड वॉर, और यहीं से शुरू हुआ मियर सेमर का वह सफ़र जिसने उन्हें ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट बना दिया, जो
1955 में अ रियलिस्ट रिप्लाई और इसी साल द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से विकसित हुआ तथा 2001 में द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में पूरा हुआ। इस पूरी यात्रा में मियर सेमर यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि राष्ट्र सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर नहीं चाहते हैं। यहाँ आप ध्यान दें कि यदि वाल्च के समीकरण से देखने का प्रयास करें तो वाल्च कहते हैं कि राष्ट्र बैलेंस ऑफ पावर चाहते हैं। इसकी जगह मियर सेमर कह रहे हैं कि राष्ट्र आधिपत्य यानी कि हेजोमिनी भी चाहते हैं। और चूंकि ग्लोबल हेजोमिनी संभव नहीं है, अतः राष्ट्र प्रायः रीजनल हेजोमिनी के लिए तो प्रयत्न करते ही रहेंगे। मियर सेमर को डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी में विश्वास नहीं है और वे मानते हैं कि लिबरलिज्म की अपेक्षा नेशनलिज्म एक अधिक प्रभावशाली तत्व है। इसी कारण अमेरिकी नेतृत्व को लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी की स्थापना और प्रसार के उद्देश्यों पर वहाँ अधिक सतर्क होना चाहिए जहाँ इसका सामना नेशनलिज्म की प्रवृत्तियों से, नेशनलिज्म के उभार से होना है। साम्यवाद के अवसान के बाद तेजी से उभर रही ग्लोबलाइजेशन की प्रवृत्ति को लेकर आईआर के लिबरल स्कूल में जो सकारात्मक बहस चल रही थी, उसके प्रति शुरू से ही मियर सेमर आश्वस्त नहीं थे। वे मानते थे कि ग्लोबलाइजेशन के एज में जिस मल्टीपोलर वर्ल्ड का उदय हो रहा है और जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, कॉरपोरेट डिपेंडेंसी, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी अंततः सुरक्षात्मक राज्य की अवधारणा को बदल देगी, वह गलत साबित होगा। आज की स्थितियों में मियर सेमर का यह विचार अधिक साबित हुआ है। मैं जब ऐसा कह रहा हूँ कि मियर सेमर का यह विचार अधिक सही साबित हुआ है, तब हमें अंतर्राष्ट्रीय दुनिया की घटनाओं को, जो विशेष करके 1990 के बाद घटित हुई हैं, उनको एक बार देख लेना चाहिए। और जब हम उसे देखते हैं तो पाते हैं कि इस दुनिया में भले ही प्रत्यक्ष युद्ध कम हुए हों, लेकिन अप्रत्यक्ष युद्ध की एक लंबी श्रृंखला पूरी दुनिया में दिखाई पड़ती है, जिसमें हिंसा और अस्थिरता की संभावना बढ़ जाती है। अब मियर सेमर यह जो बात कह रहे हैं, इसके पीछे मियर सेमर का तर्क यह था कि बाइपोलर वर्ल्ड के डिक्लाइन से एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आया है और इसके कारण राष्ट्रों के लिए सिक्योरिटी डायलेमा वैसी ही बनी हुई है जैसी कि यह बाइपोलर वर्ल्ड में थी। मियर सेमर यह भी कहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में भी यूएन जैसी संस्थाएं मात्र डिबेटिंग इंस्टीट्यूशंस बनकर रह गई हैं, यानी कि उनकी भूमिका में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है जिसकी वजह से वह दुनिया में शांति स्थापना के लिए या राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका निभा पाए। मियर सेमर ने पहले इराक युद्ध के आसपास अमेरिका को एक नाइट वॉचमैन के रूप में देखा था, परंतु बाद में उन्होंने अपने इस विचार को बदल लिया। मियर सेमर ने चीन के प्रति अमेरिका के आर्थिक सहयोग के रवैये का भी कड़ा विरोध किया था और कहा था कि इससे अंततः चीन की शक्ति में ही वृद्धि होगी। अतः उनका सुझाव था कि अमेरिका को चाहिए कि वह चीन को अलग थलग रखने की नीति पर ही काम करे ताकि चीन अमेरिका के सामने एक राइवल के रूप में उभर ना सके। यद्यपि शुरू में अमेरिका ने इस सुझाव पर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु ट्रंप के शासन में आने के बाद हम स्पष्ट रूप से यह देखते हैं
कि मियर सेमर के जो विचार थे और चीन के प्रति अमेरिका की जो विदेश नीति थी उनमें दूरी कम होने लगी, यानी कि मियर सेमर चीन के संदर्भ में अमेरिकी विदेश नीति में अधिक प्रभावशाली होने लग गए। लेकिन जब ऐसा हो रहा था तब तक यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि काफ़ी देर हो चुकी थी। जॉन मियर सेमर ने विशेषकर मिडिल ईस्ट में और कुछ हद तक दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी अमेरिकी विदेश नीति पर इजराइल के बढ़ते हुए प्रभाव को भी उचित नहीं मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि इजराइल का अमेरिकी विदेश नीति में जिस तरीके से प्रभाव बढ़ रहा है वह एक ट्रैप को, यानी कि एक तरह के उलझाव को जन्म देता है, और इस उलझाव के बीच में इजराइल के हितों की तो पूर्ति अधिक होती है, लेकिन अमेरिका को इस संदर्भ में नुकसान भी उठाना पड़ता है। यह जो ट्रैप उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से अमेरिका को मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर गोल, जो एक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने में नुकसान हो रहा है, जबकि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का उतना महत्वपूर्ण साधन नहीं है जितना कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर है। मियर सेमर का मत है कि डिक्लाइन ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड और इमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड एक अस्थिर एवं हिंसा तथा अशांति से युक्त, जिसमें युद्ध की भी संभावना हो सकती है, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जन्म दे रहा है और यह आगे और बढ़ ही सकता है। मियर सेमर हमेशा चीन को लेकर के सशंकित रहे हैं और उन्होंने हमेशा इस दावे को खारिज किया है जिसे चीन ने पीसफुल राइज ऑफ चाइना का नाम दिया हुआ है। चीन ने अपने विकास को, अपने उत्थान को जब पीसफुल राइज ऑफ चाइना कहना शुरू किया तब मियर सेमर इसे एक्सपेंशन ऑफ चाइना के रूप में ही देखते हैं। प्रेजेंट पैंडेमिक टाइम में हम देखते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीतियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है, और अंततः अभी महीने भर पहले RCEP का गठन हो जाने के बाद, जिसमें चीन एक सबसे बड़ा भागीदार है, RCEP अब यूरोपियन यूनियन से अधिक आर्थिक क्षमता वाला एक संगठन बन रहा है, और इस तरह के जो पहल हैं उस पहल से अंततः मियर सेमर के तर्क ही सही प्रतीत होते हैं। मियर सेमर और केनेथ वाल्ज दोनों ही नव यथार्थवाद के, नियो रियलिज्म के, या जिसे हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म कहते हैं, उसके प्रमुख स्तंभकार हैं। दोनों के विचारों में जो महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि केनेथ वाल्ज एक अराजक विश्व व्यवस्था में बैलेंस ऑफ पावर को ज़्यादा महत्व देते हैं और मियर सेमर मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर को अधिक महत्व देते हैं। परंतु मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर को अधिक महत्व देने पर भी मियर सेमर ने एक खास तरीके से ही अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन्होंने गेम थ्योरी को अपने सिद्धांत में शामिल नहीं होने दिया। गेम थ्योरी के मान्यताओं के आधार पर जब थॉमस सेलिंग ने नव यथार्थवाद को जोड़ा और इसके माध्यम से नव यथार्थवाद की एक नई व्याख्या की, इसमें एक कमी थी और वह कमी यह थी कि
जो थॉमस सेलिंग का सिद्धांत है वह संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन का एक सैद्धांतिक संदर्भ नहीं लेता है, जबकि वाल्ज और मियर सेमर दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों में संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रयास करते हैं और ऐसी दावा करते हैं। जहां वाल्ज और मियर सेमर संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अध्ययन का विषय बनाते हैं, वहीं थॉमस सेलिंग ने यथार्थवाद और गेम थ्योरी के प्रतिमानों का प्रयोग करते हुए विदेश नीति निर्माण यानी कि फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पर अध्ययन को केंद्रित किया है। सेलिंग मानते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर एक नॉर्मेटिव गोल नहीं है, बल्कि यह एक लिजिटिमेट गोल है और यह एक ऐसा स्टेटक्राफ्ट है जिसे हम लोग रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट कहेंगे। ऐसा इसलिए कि एक एनार्किक सिस्टम में जहां सिक्योरिटी डायलेमा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, रैशनल एक्टर यानी कि डिसीजन मेकर्स अपनी जनता को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ असुरक्षित नहीं छोड़ सकते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वे बार्गेनिंग के लिए रैशनल चॉइस का ही प्रयोग करेंगे। इसी कारण सेलिंग फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को एक टेक्निकली इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी मानते हैं, जिसमें एक्टर के लिए यह आवश्यक है कि वह मोरल चॉइसेस से फ्री हो। सेलिंग ब्रूट फोर्स और कोवर्सिव पावर के बीच फर्क करते हैं। वे कहते हैं कि जब एक अराजक व्यवस्था में ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तब इसे प्रायः सफल होते हुए देखा गया है, किंतु इसी के विरुद्ध जब दबावकारी शक्ति का संगठित एवं रैशनल तरीके से यानी कि ऑर्गेनाइज्ड और रैशनल तरीके से प्रयोग किया जाता है, तब यह जो कोवर्सिव पावर है उसे ही सफलता मिली है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में देखा जा सकता है। सेलिंग का मानना है कि कोवर्सिव पावर का इस्तेमाल करने से पहले उसके एडवर्स इफेक्ट को बखूबी समझ लेना आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब एक राष्ट्र को इसका सही अंदाजा हो कि उसका अपोनेंट किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा। अब चूंकि राष्ट्रों को इसका सही अंदाजा नहीं होता है कि कोई एक राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए कितना जोखिम उठा सकता है, इसीलिए ब्रूट फोर्स के सीधे इस्तेमाल की जगह बार्गेनिंग के द्वारा राष्ट्र एडवर्स इफेक्ट को कम करने का प्रयास करते हैं। थॉमस सेलिंग ने 1960 में द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और 1952 में द डिप्लोमेसी ऑफ वायलेंस लिखकर अपने सिद्धांत को स्थापित किया है। यदि वाल्च पर मार्गेंथ्यू का प्रभाव है, तब मियर सेमर पर E.H. कार का प्रभाव है, और इसी संदर्भ में यदि सेलिंग के बारे में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि उन पर मैकियावेली का प्रभाव है। हालांकि तीनों ने ही अपने अपने इंस्पायरिंग लेखकों को, मतलब जिससे यह प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जो इनको इंस्पायर करने वाले लेखक हैं, उनके नॉर्मेटिव मान्यताओं से अपने को मुक्त रखने का प्रयास किया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाने का प्रयास किया है। और ऐसा करते हुए इन तीनों ने ही व्यवहारवादी रुझान को भी अपने लेखन में प्रदर्शित किया है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।